नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के भवन का उद्घाटन किया। कहा, इस विश्वविद्यालय का शुभारंभ होने के साथ ही पुलिस सुधारों की शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि विश्वविद्यालय की स्थापना से देश की सुरक्षा का परिदृश्य मजबूत होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, गुजरात ने बड़े व्यवस्थित बदलाव को अपनाकर देश में एक नया मॉडल तैयार किया है। आम आदमी पार्टी नेता भगवंत मान पंजाब में सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मिले। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ 3 अलग अलग मुठभेड़ों में 4 आतंकवादी मारे गए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत करीब 180 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए गए। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे 4 नेपाली नागरिकों को निकालने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य कृषि संगठन ने कहा, रूस यूक्रेन युद्ध से गरीब देशों में खाद्यान्न का आयात प्रभावित होगा। और क्रिकेट में हैमिल्टन में महिला विश्व कप में भारत ने वेस्टइंडीज को 155 रन से हराया। बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं लवलीन निगम। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए आपसे अपील है कि कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात की राजधानी गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया। विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा विश्वविद्यालय के शुभारंभ से पुलिस सुधारों की शुरुआत हो गई है। आजादी के तुरंत बाद पुलिस व्यवस्था में सुधारों की बड़ी जरूरत थी, लेकिन कई वर्ष तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए मानवीय दृष्टिकोण के साथ वैज्ञानिक शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना से देश की सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन होगा। श्री मोदी ने कहा कि वर्षों से लोगों के मन में पुलिस के प्रति गलत धारणा बन गई थी, जो अब बदल गई है। अब लोग जब किसी वर्दीधारी को देखते हैं तो वे उनसे मदद का भरोसा रखने लगे हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए सुरक्षा और पुलिस बलों को तनाव मुक्त रखने के लिए प्रशिक्षण समय की मांग है। यूनिफॉर्म की इज्जत बढ़ती है, उसके भीतर मानवता जिंदा होती है। यूनिफॉर्म की हिम्मत बढ़ती है जब उसके अंदर करुणा का भाव होता है। यूनिफॉर्म की कीमत तब बढ़ती है जब माताओं, बहनों, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित के लिए कुछ कर गुजरने की आकांक्षाएं भीतर जगती है, तब जाकर के यूनिफॉर्म की ताकत बढ़ती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय को मिलकर काम करना चाहिए, ताकि बेहतर सुरक्षा वातावरण और आपराधिक न्याय प्रणाली बनाने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि गुजरात दुनिया का पहला राज्य है जहां राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय बाल विश्वविद्यालय है। पूरी दुनिया में कहीं पर भी फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं पर भी चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी नहीं है। गांधीनगर और हिंदुस्तान अकेला ऐसा है कि जिसके पास ये 2 यूनिवर्सिटीज है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसके अंदर प्रभावी भूमिका हमारी बेटियां न करती हो। चाहे ओलंपिक में विक्ट्री प्राप्त करने आना हो तो उसमें भी मेरी बेटियां ज्यादा है। साइंस के क्षेत्र में देखो तो हमारी बेटियां ज्यादा है। उसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में देखो हमारी बेटियां ज्यादा है। सुरक्षा के क्षेत्र में भी जब हमारी बेटियों का प्रभुत्व भी उतना ही भागीदारी वाली होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे देश की माताओं बहनों को सुरक्षा का एहसास होगा। और इस भाव को लेकर के, उस भूमिका को लेकर के आप सब आगे आए।
प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा गुजरात से ही शुरू हुई थी। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन के अन्याय के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को भारतीयों की सामूहिक ताकत का एहसास करा दिया था। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महत्व का संस्थान अब पूरे देश में अपनी गतिविधियों का विस्तार कर रहा है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना का परिणाम है। उन्होंने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में श्री मोदी ने कानून व्यवस्था पर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया था और राज्य में कानून, फॉरेंसिक विज्ञान और राष्ट्रीय रक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की शुरूआत की थी। श्री शाह ने कहा कि श्री मोदी ने ही राज्य के पुलिस बल का आधुनिकीकरण करने के लिए बड़ी पहल की थी। मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने सबसे पहला काम किया समग्र पुलिस बल के आधुनिकीकरण का। उनके नेतृत्व में गुजरात के 100% थानों का कंप्यूटराइजेशन करने वाला गुजरात सबसे पहला राज्य बना और थानों को कंप्यूटराइज करने का काम। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिमल पटेल ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी दी और भविष्य के दृष्टिकोण से अवगत करवाया। प्रधानमंत्री आज शाम अहमदाबाद में सरदार पटेल स्टेडियम में राज्य स्तरीय खेल कार्यक्रम 11वां खेल महाकुंभ का उद्घाटन भी करेंगे। वे राज्य सरकार के लिए नई खेल नीति की घोषणा भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय पार्लियामेंट एक्ट के तहत स्थापित एक राष्ट्रीय महत्वपूर्ण संस्थान है। इस विश्वविद्यालय का हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा और पुलिस के लिए शिक्षा, संशोधन और तालीम के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। यह संस्थान अपने प्रशिक्षित नागरिक और सुरक्षा फैकल्टी द्वारा श्रेष्ठ व्यावसायिक राष्ट्रीय सुरक्षा, पुलिस शिक्षा, संशोधन और तालीम उपलब्ध करवाती है। आज के पदवीदान समारोह में कुल 1090 छात्रों को पदवी दी जाएगी, जिसमें से 13 छात्रों को मानद डॉक्टरेट डिग्री और 38 छात्रों को गोल्ड मेडल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी आज शाम अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में राज्य स्तरीय खेलकूद महोत्सव खेल महाकुंभ का भी शुभारंभ करेंगे। इस महोत्सव में पूरे राज्य से 47 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण करवाया है, जिसके अंतर्गत अलग अलग 500 जगहों पर विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाएगा। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल ने उन्हें नई सरकार के गठन तक इस पद पर बने रहने को कहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल गुरमीत सिंह को अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। राज्यपाल ने उन्हें नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण करने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते रहने को कहा है। मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और उनके मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। राज्यपाल ने नया मुख्यमंत्री नियुक्त होने तक उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने को कहा है। गोवा मंत्रिमंडल ने कल विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव पारित किया। मौजूदा सरकार का कार्यकाल 15 मार्च को समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि सोमवार को प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और उसके बाद विधानसभा के नए विधायकों की बैठक होगी। आम आदमी पार्टी नेता भगवंत मान ने आज पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की और पंजाब में सरकार बनाने का दावा पेश किया। 48 वर्षीय मान को कल शाम मोहाली में हुई एक बैठक में पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया। राज्यपाल से मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह 16 मार्च को भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कलां में आयोजित किया जाएगा। 117 सदस्यीय पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने 92 सीटें जीती हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अब गांव-गांव और खेत-खेत की बात है कुछ निराली। फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार-द्वार और हाथ-हाथ में सुरक्षा की सौगात। गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ।
आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ, और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सुरक्षा बलों ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के साथ कल रात 3 अलग अलग मुठभेड़ों में 4 आतंकियों को मार गिराया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने मुठभेड़ के बारे में और जानकारी दी। पिछली रात पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने कश्मीर के अलग अलग एरियाज के अंदर अलग अलग जगह पे ऑपरेशन लॉन्च किए थे, जिसमें 3 ऑपरेशन जो है वो एनकाउंटर्स में तब्दील हुए। एक ऑपरेशन पुलवामा चेवाकला में हुआ, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद के 2 दहशतगर्द मारे गए। दूसरा ऑपरेशन गांदरबल में सर्च गांव में हुआ, जिसमें 1 दहशतगर्द मारा गया। और तीसरा ऑपरेशन हंदवारा के राजवार फॉरेस्ट में हुआ, जिसमें 1 दहशतगर्द मारा गया। कुल मिला के पिछली रात 3 एनकाउंटर्स के अंदर 4 दहशतगर्द न्यूट्रलाइज किए गए और बड़ी तादाद में असला और अम्यूनिशन उनसे पकड़ा गया। ये दहशतगर्द अलग अलग जगहों पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शामिल थे। देश में अब तक 179 करोड़ 91 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कल 18,18,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.71% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 182 करोड़ 43 लाख से अधिक टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। नेपाल के 4 नागरिक यूक्रेन से भारत के रास्ते नेपाल पहुंचे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने ऑपरेशन गंगा के माध्यम से नेपाली नागरिकों को वापस लाने में सहयोग करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को धन्यवाद दिया है। रूस में मॉस्को में स्थित भारतीय दूतावास ने वहां पढ़ रहे छात्रों को विश्वास दिलाया है कि वे इस समय सुरक्षा संबंधी कारणों से रूस न छोड़ें, क्योंकि वो विद्यार्थियों सहित भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में संबंधित अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में हैं। वहां के विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे भारतीय विद्यार्थियों के वहां रुके रहने पर सलाह मांगने के संबंध में भारतीय दूतावास को भेजे जा रहे संदेशों के बाद ये प्रतिक्रिया आई है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य कृषि संगठन FAO ने कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध से गरीब देशों में खाद्यान्न का आयात प्रभावित होगा। FAO के महानिदेशक क्यू डोंग्यू ने FAO मुख्यालय रोम में कहा कि यूक्रेन और रूस में कृषि गतिविधियों में संभावित बाधा आने से वैश्विक स्तर पर खाद्य असुरक्षा गंभीर रूप से बढ़ेगी। यूक्रेन और रूस आवश्यक खाद्यान्नों के 2 बड़े निर्यातक माने जाते हैं। खाद्य एजेंसी ने आगाह किया है कि गेहूं के आयात पर बहुत अधिक निर्भर रहने वाले उत्तरी अफ्रीका, एशिया और मध्य पूर्व के गरीब देशों पर युद्ध के कारण खाद्य असुरक्षा का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका, यूरोपियन संघ और G7 के अन्य सहयोगी देशों ने रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ा दिया है। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान के बाद इन देशों ने उसे दंडित करने के लिए नए व्यापारिक और आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। 24 फरवरी को सैन्य कार्रवाई के बाद रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का ये 4था चरण है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि रूस के खिलाफ इस सामूहिक कार्रवाई से पहले से ही प्रतिबंध झेल रही रूस की अर्थव्यवस्था को और नुकसान होगा। रूस के खिलाफ लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से रूबल की कीमत गिर गई है और शेयर बाजार को बंद करना पड़ा है। भारतीय उच्चायोग ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कल इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र का 12वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने और इसे मजबूत करने तथा दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक केंद्र के महत्व का उल्लेख किया। समारोह में इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के छात्रों और शिक्षकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए और लता मंगेशकर, गीताश्री, संध्या मुखोपाध्याय और बप्पी लाहिड़ी को श्रद्धांजलि दी गई। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के भवन का उद्घाटन किया। कहा, इस विश्वविद्यालय का शुभारंभ होने के साथ ही पुलिस सुधारों की शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि विश्वविद्यालय की स्थापना से देश की सुरक्षा का परिदृश्य मजबूत होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, गुजरात के बड़े व्यवस्थित बदलाव को अपनाकर देश में एक नया मॉडल तैयार किया। आम आदमी पार्टी नेता भगवंत मान पंजाब में सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मिले। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ 3 अलग अलग मुठभेड़ों में 4 आतंकवादी मारे गए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत करीब 180 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए गए। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे 4 नेपाली नागरिकों को निकालने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने कहा, रूस यूक्रेन युद्ध से गरीब देशों में खाद्यान्न का आयात प्रभावित होगा। और क्रिकेट में हैमिल्टन में महिला विश्व कप में भारत ने वेस्टइंडीज को 155 रन से हराया और बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन भाषणों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था। धरोहर हर सोमवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम में प्रसारित किया जाता है। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार प्रसारित कर रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। Long live! Long live! Long live! 12 मार्च वो ऐतिहासिक दिन है जब महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी मार्च की शुरुआत की थी। 1930 में 12 मार्च से 5 अप्रैल तक 24 दिन की इस पैदल यात्रा ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। दांडी मार्च 1920 के असहयोग आंदोलन के बाद ब्रिटिश राज के खिलाफ सर्वाधिक महत्वपूर्ण आंदोलन था। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ था। दांडी मार्च की पूर्व संध्या पर अहमदाबाद में बहुत ही उत्साह और जोश था। लोगों की भारी भीड़ साबरमती आश्रम के पास एकत्र थी और लोग पूरी रात वहां रुके रहे। गांधी जी ने 78 लोगों का समूह बनाया। पूरे भारत के लोगों का इस समूह में प्रतिनिधित्व था। गुजरात से 31, महाराष्ट्र से 13 और संयुक्त प्रांत केरल, पंजाब और सिंध तथा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बंगाल, बिहार और उड़ीसा से एक प्रतिनिधि शामिल हुए। ये विविधता सामाजिक और भौगोलिक दोनों रूप से थी। दांडी मार्च सुबह 6:30 बजे शुरू हो गया। बड़ी संख्या में लोग फूलों और शुभकामनाओं के साथ मार्च पर जाने वालों का उत्साह बढ़ा रहे थे। रास्ते में यह मार्च अनेक गांवों में रुका जहां गांधी जी ने जन समुदाय को संबोधित किया। गांधी जी 5 अप्रैल को दांडी गांव पहुंचे। अगले दिन 6 अप्रैल को वे समुद्र की ओर बढ़े जहां से उन्होंने एक छोटे गड्ढे में पड़े प्राकृतिक नमक को उठाया। Man needs salt as he needs air and water. This salt comes from the Indian Ocean. Let every Indian claim it as his right. नमक उठाते ही गांधी जी ने कहा, इसके साथ मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला रहा हूँ।
मेरी सलाह है कि लोग हर जगह नमक का उत्पादन करें और गांववासियों से ऐसा ही करने को कहें। गांधी जी के इस आह्वान से देश के अन्य भागों में सविनय अवज्ञा के अनेक कार्यों का शुभारंभ हुआ। गांधी जी धरसाना नमक गोदाम की ओर बढ़े, जहां उन्हें गिरफ्तार कर येरवड़ा जेल में डाल दिया गया। हालांकि स्वतंत्रता के लक्ष्य की तुरंत प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन नमक सत्याग्रह का व्यापक और दीर्घावधि प्रभाव पड़ा। विश्व के नेताओं ने भारत की स्वतंत्रता के विधि सम्मत दावे को समझा। यहां तक कि ब्रिटिश राज को भी समझ में आ गया कि भारत पर नियंत्रण अब पूरी तरह भारतवासियों की सहमति पर ही निर्भर है। आज के दिन हम महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण का भी स्मरण करते हैं। कॉलेज के दिनों में यशवंतराव अनेक सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। वे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और केशवराव जेधे जैसे नेताओं से निकट से जुड़े थे। वे 1942 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में शामिल प्रतिनिधियों में से एक थे, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया था। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के आरोप में 2 वर्ष तक जेल की सजा सुनाई गई। 1944 में उन्हें रिहा किया गया। आजादी के बाद यशवंतराव चौहान अविभाजित बॉम्बे राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। जब 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र 2 नए राज्यों का गठन हुआ, तब वे नवगठित महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनाए गए। यशवंतराव चव्हाण ने केंद्र सरकार में अनेक महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री के रूप में देश की सेवा की। वे जुलाई 1979 से जनवरी 1980 तक भारत के 5वें उप प्रधानमंत्री भी रहे। 25 नवंबर 1984 दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से यशवंतराव चौहान का निधन हो गया। इस महान नेता को आकाशवाणी समाचार की भावभीनी श्रद्धांजलि। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। और अब आज का संस्कृति संदेश जो समर्पित है विख्यात संगीतकार अनिल बिस्वास को। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। भारत की आजादी के 4 साल पहले देशभक्ति का यह तराना गली गली गूंजा था। 1943 में आई फिल्म किस्मत के इस गीत को लिखा था कवि प्रदीप ने और जोशीले संगीत से संवारा था संगीतकार अनिल बिस्वास ने। अनिल बिस्वास 4 साल की उम्र से गाने लगे थे। उनका पहला रिकॉर्ड उर्दू में जारी हुआ। यहीं पर उनकी मुलाकात कुंदनलाल सहगल और सचिन देव बर्मन से हुई थी। अपने करियर के आरंभ में वे बॉम्बे टॉकीज से जुड़े रहे। बाद में स्वतंत्र संगीतकार की हैसियत से उन्होंने लगभग 70 फिल्मों में संगीत दिया। लता मंगेशकर अपने गायन के आरंभिक चरण में गायिका नूरजहां से प्रभावित थीं।
अनिल दा ने लता को इस प्रभाव से मुक्ति दिलाकर शुद्ध सात्विक लता मंगेशकर बनाया। इसी तरह मुकेश को सहगल की आवाज के प्रभाव से मुक्त करा के उन्हें अपनी अलग मुकेश शैली प्रदान करने में भी अनिल दा का हाथ था। अनिल विश्वास के दौर में एक से बढ़कर एक संगीतकार रहे, लेकिन नौशाद, रोशन, मदन मोहन, सचिन देव बर्मन, बसंत देसाई, हेमंत कुमार, शंकर जयकिशन और खयाम जैसे संगीतकारों के बीच अनिल दा का एक अलग स्थान था। संगीत के जादूगर अनिल दा आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका संगीत आज भी प्रकाश स्तंभ बनकर संगीत प्रेमियों का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। ये आकाशवाणी है। बेंगलुरु में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच खेला जा रहा है। दिन रात का ये मुकाबला गुलाबी गेंद से खेला जा रहा है। चिन्नास्वामी स्टेडियम में पूरी क्षमता के साथ दर्शकों को आने की अनुमति दी गई है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 1 विकेट पर 28 रन बना लिए थे। भारतीय टीम में जयंत यादव की जगह अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। मेजबान टीम श्रीलंका को मोहाली में हराकर 2 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। न्यूजीलैंड के हैमिल्टन में खेले गए आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने वेस्टइंडीज को 155 रन से हरा दिया है। भारत ने निर्धारित 50 ओवरों में 317 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 41 ओवर में 162 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि उनके साथी किदाम्बी श्रीकांत ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेल्सन से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। कल शाम खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में लक्ष्य ने प्रणय को 21-15, 21-16 से हराया। अब सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन का सामना डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन से होगा। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान कल योग महोत्सव का आयोजन कर रहा है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य योग के विभिन्न आयामों और उसकी उपयोगिता का व्यापक प्रचार और प्रसार करना है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज आसमान साफ है। मुंबई और कोलकाता में कहीं कहीं हल्के बादल छाए हुए हैं। चेन्नई में आमतौर पर आसमान साफ है। जम्मू में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दक्षिण में तिरुवनंतपुरम, विशाखापट्टनम में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बेंगलुरु में आसमान साफ रहेगा। इन शहरों में अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के भवन का उद्घाटन किया। कहा, इस विश्वविद्यालय का शुभारंभ होने के साथ ही पुलिस सुधारों की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि विश्वविद्यालय की स्थापना से देश की सुरक्षा का परिदृश्य मजबूत होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, गुजरात ने बड़े व्यवस्थित बदलाव को अपनाकर देश में एक नया मॉडल तैयार किया है। आम आदमी पार्टी नेता भगवंत मान पंजाब में सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मिले। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ 3 अलग अलग मुठभेड़ों में 4 आतंकवादी मारे गए।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत करीब 180 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए गए। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे 4 नेपाली नागरिकों को निकालने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने कहा, रूस यूक्रेन युद्ध से गरीब देशों में खाद्यान्न का आयात प्रभावित होगा। क्रिकेट में हैमिल्टन में महिला विश्व कप में भारत ने वेस्टइंडीज को 155 रन से हराया और बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।